नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य। देखिए, ये आपका जो 1947 का अधिनियम है उसमें एक अलग चैप्टर यही करके है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य। तो वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ना है। और जो आपका चैप्टर है वो आप देख सकते हैं अध्याय 4 के अंतर्गत ये आता है, जिसमें ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य एवं प्रशासन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो देखा जाए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो धाराएं हैं, जो महत्वपूर्ण धाराएं हो सकती हैं, उनका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो जो भी छात्र वीपीओ एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, 10 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। और पार्ट 2 में हम लोग लगभग नीचे से स्टार्ट किए हुए हैं। तो नीचे के जो 3-4 टॉपिक हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, ऊपर के ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं। इन 3 टॉपिक को इसलिए स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि इन तीनों का डिस्कशन ऑलरेडी किसी न किसी चैप्टर में हो चुका है। ठीक है, लेकिन हाँ, अब हम इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद में इन टॉपिक्स पे भी आ रहे हैं। इन टॉपिक्स का नोट्स बना के आपको दे दिया जाएगा। जो भी छात्र पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग, ये नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। कमेंट सेक्शन में इसका डिटेल मेंशन कर दिया गया है। आपको पेड क्लासेस में टेस्ट सीरीज वगैरह, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, परीक्षा की जो विशेष रणनीति है उस पर बात की जाती है। 2 बैच है, एक स्पेशल बैच है जो ग्राम पंचायत के लिए है और एक कंप्लीट वीपीओ परीक्षा के लिए है। तो आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें पार्ट 2 में महत्वपूर्ण चैप्टर्स की, जहां से प्रश्न आएंगे, जैसा कि आप लिखा है यहाँ पे 10 नंबर का ये प्रश्न, 10 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनेगा। यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न कहाँ से बनेंगे, बहुत बच्चे यही परेशान है, इसी चीज़ को लेकर परेशान है। देखिए, आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो उल्लेख है, इन चैप्टर्स का, इन टॉपिक्स का जो उल्लेख है, ये आपके अधिनियम 1947 के अंतर्गत आते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, पंचायती राज व्यवस्था, चुनौतियाँ एवं समाधान, जब हम अधिनियम पढ़ते हैं, अधिनियम में कुछ कमी और उसको लागू किया जाता है, तो अधिनियम में कुछ कमी होने की वजह से सही से विकास योजनाएं क्रियान्वित नहीं होती हैं या ग्राम पंचायत सही रूप से कार्य नहीं कर पाती है। जैसा कि आपको पता है, ग्राम पंचायतों में सदस्यों वगैरह का कोई रोल ही नहीं रहा है, अब सिर्फ ग्राम प्रधान ही सब कुछ है। तो वहाँ पे कुछ चुनौतियाँ हैं और उसको आइडेंटिफाई किया गया है और उन चुनौतियों को यहाँ पे लिखा गया है और उसके समाधान के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये जो चैप्टर है ये आपके 1947 अधिनियम से हट के है और टोटल थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग कल देख लेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये पूरा थ्योरी बेस है। और यहाँ तक 1 2 3 4 5 ये जो चैप्टर है, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। लगभग आप ये मान के चलें कि लगभग 9 नंबर से यही बन जाएगा और 1 नंबर से जो प्रश्न है आपका वो यहाँ से बन के आएगा। वो कुछ इस तरह से होगा कि निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सी चुनौतियां हैं या नहीं हैं, कुछ इस टाइप से जो है प्रश्न बन के यहाँ से आएगा। बेसिक क्वेश्चन होगा, वो इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उसको आप आराम से कर ले जाएंगे। तो अब ये सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टोटल हम यहाँ पे फैक्ट की बात करेंगे और जो चीज़ें महत्वपूर्ण है बस उन्हीं का डिस्कशन किया जाएगा। वीडियो लंबा करने का हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है। हमें ये नहीं करना है कि हमें 1 घंटा करना ही करना है। ठीक है, 1 घंटा करने से मानता हूँ कि वीडियो पे रीच आ जाता है कि हाँ, इसमें कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दिया होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वही सारी चीज़ें जो सभी लोग पढ़ा रहे हैं उसको हम कम से कम समय में और सारी चीज़ें अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कीमत है, टाइम की वैल्यू है। आप सभी लोग अपना टाइम सेव कीजिए और अच्छा कंटेंट ग्रहण कीजिए। चैनल से जरूर जुड़ जाना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य शुरू करना है और जो अध्याय 4 है इसमें ये सारी चीज़ें लिखित हैं। और स्टार्ट करते हैं हम धारा 15 से। ठीक है, धारा 15 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है। ठीक है, राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए। एग्जाम में अगर पूछता है कि ग्राम पंचायत को जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वो किसके अंडर में रहते हुए संपादित किए जाते हैं, तो राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन में रहते हुए आपका राइट आंसर होगा। इसलिए कह रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। ऐसे ही प्रश्न बनता है, लगेगा कि यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, लेकिन यहीं से प्रश्न बन जाएगा कुछ इस तरह से। राज्य सरकार के अधीन रहते हुए, विधानमंडल या इस टाइप से कुछ डाल देगा, ग्राम पंचायतों का जो प्रधान होता है उसके अधीन रहते हुए, तो इस टाइप से कुछ चीज़ें डाल देगा वहाँ पे। तो यहाँ पे राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत निम्न कृतियों का संपादन करेगा। ठीक है, धारा 15(1) में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये धारा 15 था और धारा 15(1) के अंतर्गत कृषि एवं कृषि विस्तार। तो गांव में आपको पता है, गांव में खेती से संबंध, गांव हो और खेती की बात ना हो, कृषि की बात ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे पहले ही बार में धारा 15(1) में ही इसको मेंशन कर दिया गया है, कृषि एवं कृषि विस्तार, जिसमें कृषि से रिलेटेड जो योजनाएं
जिला पंचायत से होके आती हैं, ब्लॉक लेवल से होके गुजरती हैं और ग्राम पंचायत तक पहुंचती हैं। ठीक है, उसको ग्राम पंचायत में कैसे क्रियान्वित करना है और कैसे इसका विस्तार करना है, ये सारी चीज़ें इस धारा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा है 15(2). 15(2) में भूमि विकास चकबंदी भू सुधार, यहाँ पे आप लगा सकते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, भूमि विकास चकबंदी भू सुधार, जिसमें भूमि समेकन और मृदा संरक्षण भी आता है। तो भूमि विकास चकबंदी के अंतर्गत भूमि समेकन हो गया और भू सुधार में मृदा संरक्षण आप डाल सकते हो, कुछ इस तरह से इसको समझें। अब भूमि विकास में क्या होगा, भूमि विकास से रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती हैं, चकबंदी देख लेते हैं। चकबंदी आपने पढ़ा होगा लेखपाल की परीक्षा में। लेखपाल में चकबंदी आपने पढ़ा था कि ऐच्छिक चकबंदी होती है, अनैच्छिक चकबंदी होती है। जो भूमि यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, उनको एक करके बड़ा खंड बनाया जाता है। ठीक है, ताकि किसानों को सुविधा रहे, एक ही बार में पहुँच के सारे खेतों का इनको एक्सेस मिल जाए। तो ये होता है भूमि समेकन। भूमि सुधार में जो मृदा संरक्षण है, जैसे कीटनाशक वगैरह का यूज़ करते करते क्या होता है, मृदा की जो उर्वरता होती है वो घट जाती है। तो उससे रिलेटेड वहाँ पे जानकारी दी जाएगी कि मृदा संरक्षण कैसे करेंगे, भूमि कटाव ना हो, पेड़ों को लगाना, ये सारी चीज़ें भूमि सुधार के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब जो है 15(2) के अंतर्गत लिखित है। 15(3) की बात करें तो लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, वाटर शेड विकास इसके अंतर्गत आता है। देखिए, जो 29 कार्य आपके 11वीं अनुसूची में विदित है, वहीं से ये सारी चीज़ें ली गई हैं और वही है ग्राम पंचायतों का जो अधिकार है, वही उन कार्यों को संपादित कराने का है। अच्छे से उनके दिशा निर्देश में ये सारी चीज़ें संपादित कराना ही इनके अधिकार के अंतर्गत आता है और वही चीज़ें यहाँ पे धाराओं के साथ लिख दी गई हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, टॉपिक लगभग वही रहते हैं, शब्द में अंतर आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। आजकल लोग डेयरी फार्मिंग में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, एज अ बिजनेस ये उभर रहा है। मुर्गी पालन भी लोग कर रहे हैं। मत्स्य पालन के अंतर्गत पोखरों में जो मछलियाँ पालते हैं, ठीक है, नदी वगैरह अगर आसपास है तो वहाँ पे जो मछली वगैरह पालन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। 15(6) के अंतर्गत सामाजिक एवं कृषि वानिकी है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, कृषि वानिकी किसे कहते हैं। तो सामाजिक वानिकी दोस्तों, कृषि, ऐसी कृषि जिससे समाज के उत्थान में फायदा हो। ठीक है, सामाजिक वानिकी का मतलब ये है कि ग्रामीण विकास के उत्थान से रिलेटेड जो हम कृषि कार्य करते हैं, जैसे स्वच्छ पर्यावरण के लिए हमें पेड़ लगाना है, तो उस पर्यावरण से जो ग्राम समाज के लोग रह रहे हैं उनको फायदा होगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आ गया। कृषि वानिकी सेम ऐसे है। कृषि वानिकी में जैसे रोपण कैसे करते हैं, रोपण है, मृदा संरक्षण सिद्धांत है, इनका प्रबंधन है। तो कृषि से रिलेटेड जो चीज़ें हम अध्ययन करते हैं वो कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक बताया है। इसके बाद में आपका 15(7) के अंतर्गत लघु वन उत्पाद हैं। लघु वन उत्पाद का मतलब ऐसे उत्पाद जिसमें लकड़ी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लघु वन उत्पाद के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन जरूर देगा, यह है बांस। ठीक है, तो बांस में लोग समझेंगे कि लकड़ी होता है और इसको लगा देंगे कि ये लघु वन उत्पाद के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि ये लघु वन उत्पाद के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो गैर काष्ठ उत्पाद में बांस, बेंत, चारा, पत्ती, शहद, फल, रेशम वगैरह भी लघु वन उत्पाद के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण होते हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन घुमाता है एग्जाम में और लोग समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि पूछा कहाँ से है, तो यहीं से पूछ लेता है कि बांस लघु वन उत्पाद के अंतर्गत आता है। ये आपका फैक्ट है, इसको आप याद रखें। ठीक है, इसके बाद में लघु उद्योग आता है। लघु उद्योग में जैसे ऐसे उद्योग जिसमें कई लोग मिलकर काम करते हैं, कंपनी ना हो जाए कि हजारों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन 100-50 लोग मिलकर जहाँ पे काम करते हैं उसको हम लघु उद्योग बोल सकते हैं। जैसे कूलर जहाँ पे बनता है, बैग जहाँ पे बनता है, तार जहाँ पे बनता है, मीटर जो बिजली का मीटर होता है, हेडलाइट गाड़ी की जहाँ होती है। तो ऐसे उत्पाद जहाँ पे 50-100 ऐसे लोग मिलकर काम करते हैं, इसको हम लघु उद्योग बोल देते हैं। ठीक है, ये धारा 15-18-8 के अंतर्गत आता है। धारा 15-9 के अंतर्गत कुटीर एवं ग्रामोद्योग आता है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग के अंतर्गत ऐसे उद्योग होते हैं जो घरों में उत्पादित किए जाते हैं। जैसे टोकरी आप घर में बना सकते हो। ठीक है, टोकरी, गुड़ हो गया, गुड़ भी आप घर में बनाते हो, पापड़ हो गया, अचार हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप घर में बना के शहर में ले जाके बेच सकते हो। तो ये सब कुटीर एवं ग्रामो उद्योग के अंतर्गत आते हैं और इनसे रिलेटेड कई सारी योजनाएं आती हैं जहाँ पे सरकार सस्ते रेट पे, ठीक है, डिस्काउंट करके इनको कर्ज भी देती है, ताकि इस उद्योग का ग्राम में अच्छा खासा विकास हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके और लोग बाहर जाके ना कमाएं, अपनी पत्नी अपने बच्चे को छोड़ के बाहर ना जाना पड़े, गाँव से शहरों की तरफ पलायन कम हो। ठीक है,
इस उद्योग से ये भी फायदा हो जाता है। इसके बाद में ग्रामीण आवास से रिलेटेड, मतलब लोगों को घर मिले, धारा 15(8) के अंतर्गत है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। पीने का पानी हो गया, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में जो सहित शिक्षा है, ये सारी चीज़ें, ये इन सारी चीज़ों की देखभाल। और इसके लिए आपको पता है, हमने समितियों में पढ़ा था, इसके लिए एक शिक्षा समिति भी बनाई है ग्राम पंचायत के द्वारा, और इसका जो सभापति होता है वो उप प्रधान होता है। तो पिछले वीडियो में थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूज किया था कि इसका सभापति कौन होता है, तो ध्यान रखना कि शिक्षा समिति का जो सभापति होता है वो उप प्रधान ही होता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ें। इसके बाद में अगर हम बात करें चिकित्सा व स्वच्छता, जन्म मृत्यु प्रमाण का, जन्म मृत्यु विवाह आदि का रजिस्ट्रीकरण, इसका उल्लेख जो है ये 15(23) के अंतर्गत है। ये दोस्तों धाराएं आप याद कर लेना, ठीक है। ये जो धाराएं यहाँ पे लिखी हैं ये सिर्फ महत्वपूर्ण धाराएं लिखी हैं, टॉपिक तो और भी कई सारे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि आपके टॉपिक जो है ये कम हो रहे हैं। तो कम टॉपिक में अगर धाराओं को भी आप छोड़ देंगे, कम इसलिए मैं कह रहा हूँ, टॉपिक कम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन हो जा रही हैं, प्रत्येक चैप्टर में कुछ ना कुछ कॉमन हो जा रहा है। तो जब कॉमन हो रहा है तो इसको आप मत छोड़ें, धाराओं को तो अब आप याद ही कर लें फिर। इसके बाद में हम देखते हैं धारा 15(29), इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये धारा भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 15(29) के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उल्लेख है, जिसमें आपको पता है गरीब में गांव में गरीबी स्तर कई गांव में गरीबी स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है और वहाँ पे सुविधाएं पहुँच नहीं पाती हैं, ग्राम के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमें ग्राम के अंतिम व्यक्ति का ख्याल करते हुए जो योजना आई है, जो विकास योजना आई है, उसको वहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे उसके स्वास्थ्य कल्याण से रिलेटेड हो, चाहे उसके गरीबी के लिए कोई फंड वगैरह मिल रहा हो, तो जो भी योजनाएं हैं गरीब से गरीब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में 15(30) के अंतर्गत सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव है, ये भी आप देख सकते हैं। सामुदायिक संपत्ति जैसे सामुदायिक शौचालय वगैरह हो गया, स्कूल वगैरह हो गया, ठीक है, और भी जो चीज़ें बनती है, पंचायत भवन वगैरह हो गया, सब सार्वजनिक संपत्ति हो गई। सामुदायिक संपत्ति के अंतर्गत जो चीज़ें हैं उसका रखरखाव होता है। इसके बाद में धारा 16 में आप देखेंगे कार्य जो ग्राम पंचायतों को सौंपे जाते हैं। तो कार्य, ऐसे कार्य जो ग्राम पंचायतों को सौंपे जाते हैं, ये आप याद रखना, ये कार्य आप याद रखना। ठीक है, ये कार्य है वन व्यवस्था, बंजर भूमि, चारागाह भूमि, खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था। तो ये कार्य है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि कार्य लिखित में से कौन सा कार्य वन व्यवस्था ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है या नहीं सौंपा गया है। तो ये जो प्रमुख कार्य है इनको आप याद रखना, ये प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, वन व्यवस्था, बंजर भूमि, चारागाह भूमि, खाली पड़ी भूमि, ये सब क्या है, ये सब प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों तथा अन्य मामलों के रखरखाव के संबंध में ग्राम पंचायत का अधिकार है। सार्वजनिक सड़क से रिलेटेड, ठीक है, गांव में जो सड़कें पास होती है, कच्ची सड़क है तो उसको पक्की तक लाना, उसके बीच में खड़ंजा वगैरह लगता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का रखरखाव, देखभाल ग्राम पंचायत के अधिकार के अंतर्गत आता है। साफ़ सफाई करना, गाँव में सफाई कर्मी जो होते हैं उनको डायरेक्शन देना। ठीक है, हालांकि वो तो कर्मचारी हो गए, फिर भी साफ़ सफाई के हेतु जो चीज़ें हो सकती हैं, पंचायत सदस्य वगैरह हो सकते हैं, जो भी योजनाएं बनती हैं, इन सारी चीज़ों को सफाई कर्मी के माध्यम से क्रियान्वित करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद में धारा 19 में स्कूलों तथा अस्पतालों का मरम्मत तथा सुधार करना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, कई ग्राम पंचायतों के किसी समूह के लिए स्कूल, प्राइमरी स्कूल, अस्पताल, औषधालय की स्थापना, सड़क पुल बनाना। ठीक है, कई ग्राम पंचायतों के समूह के लिए, तो ये ध्यान रखना कि कई ग्राम पंचायतों के समूह के लिए भी संयुक्त प्राइमरी स्कूल, अस्पताल, औषधालय तथा सड़क पुल बनाने की भी व्यवस्था है, जो कि धारा 20 के अंतर्गत आती है। इसके बाद में जो ग्राम पंचायत हो वो सिफारिश क्या क्या करती है, इसको देख लेते हैं। ओके, ग्राम पंचायत द्वारा सिफारिश के अंतर्गत आप देख सकते हैं 22(ख) में क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। पंचायत क्षेत्र में कार्य करने वाले सिंचाई विभाग, पतरौल, पटवारी। ठीक है, तो सिंचाई विभाग के कार्य करने वाले को बोलते हैं पतरौल। पंचायत में कार्य करने वाले क्या है, ये सब लोग वहाँ के कार्यकारी हैं, या आप बोल सकते हैं ये सारे लोग जो है यहाँ पे कर्मचारी हैं। ठीक है, तो ये पंचायत क्षेत्र में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जैसे सिंचाई विभाग के पतरौल हो गया, पटवारी जिसको हम लेखपाल बोलते हैं, चौकीदार हो गए, इनकी नियुक्ति तथा ट्रांसफ़र और बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकती है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड और बर्खास्त से रिलेटेड सिफारिश ये कर सकती है, जो संबंधित प्राधिकारी होगा उसके माध्यम से। ठीक है, उसको ये रिपोर्ट कर सकती है इन चीज़ों को लेके, स्थानांतरण, बर्खास्त और नियुक्ति को लेके, जो उसको अच्छा लगेगा। जैसे पटवारी ने कोई काम ढंग का नहीं किया है, भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया है,
तो ये जो प्राधिकारी होगा उसको ये रिक्वेस्ट कर सकती है, सिफारिश कर सकती है कि इसके बारे में कुछ एक्शन लिया जाए, तो इनका ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कर्मचारियों के गलत आचरण की जांच करने तथा रिपोर्ट करने का अधिकार है। वही जैसा कि मैंने आपको बताया, पटवारी, चौकीदार, ये सब इनके अगर ये गलत आचरण में लिप्त पाए जाते हैं तो रिपोर्ट करने का अधिकार है धारा 23 के अंतर्गत। इसके बाद में धारा 25 में लिखा हुआ है, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में सेवा हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में सेवा हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति, यही सारे लोग, ठीक है, इनकी जो नियुक्ति है इसका जो विवरण है धारा 25 के अंतर्गत मिलता है। इसके बाद में सेक्रेटरी, इसको देख लेते हैं, ये धारा 25 का के अंतर्गत आता है, जिसको हम वीडियो बोल देते हैं या वीपीओ बोल देते हैं। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा 25(1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों में से एक सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है। बहुत लोग समझते हैं कि वीडियो क्या है, समझ नहीं पाते हैं कि वीडियो क्या है, वीपीओ क्या है। एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ इनके काम में। जो वीपीओ है, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी बोलते हैं, जो आपका ये वैकेंसी आया है, ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो काम होते हैं, जैसा कि मैंने बताया ग्राम सभा होता है, ठीक है, एक ग्राम पंचायत होता है और एक जो भी होता है, तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, समितियां होती हैं, उसका जो सभापति, उसका जो सचिव होता है, कौन होता है, वो यही होता है, ये वीपीओ होता है। जो मुख्य सचिव होता है समितियों का, ये वीपीओ ही होता है। तो इन जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड कार्य हैं उसको क्रियान्वित कौन करता है, वीपीओ करता है। और वीडियो जो है ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो योजनाएं आती हैं, ठीक है, ये योजनाओं पे काम करता है और योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो भी नियम कानून बन सकता है वो इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, वीपीओ का जो पद है ये 1993 के बाद आया था, इसके पहले ही इसको वीडियो बोलते थे, बस यही बात है। ठीक है, इसके पहले इसको वीडियो बोलते थे, अब 93 के बाद में इसको वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी बोला जाने लगा, बस यही बात है। ठीक है, अब देखते हैं धारा 26 में ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार। कोई भी सदस्य संकल्प प्रस्तुत कर सकता है या प्रश्न पूछ सकता है। तो ग्राम पंचायत को जो सदस्य हैं इनको भी कुछ अधिकार दिया गया है। ग्राम पंचायत के अधिकार तो हो गया, अब ग्राम पंचायत को जो सदस्य हैं इनके जो अधिकार हैं इनको देख लेते हैं। कोई भी सदस्य संकल्प प्रस्तुत कर सकता है या प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद में आपका है न्याय पंचायत। ग्राम पंचायत की संयुक्त समितियां, अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य आईपीसी 1860 की धारा 21 के अर्थ में जनसेवक समझा जाएगा। ठीक है, तो न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत या इनकी संयुक्त समितियां या अन्य समिति, कोई भी समिति है, इसका प्रत्येक सदस्य जो है ये आईपीसी 1860 की धारा 21 के अर्थ में जनसेवक समझा जाएगा, जनसेवक समझा जाएगा, इसको जनसेवक माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में धारा 28 का के अंतर्गत जो है ये ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति होगी। अब 28 का में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना कि ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति होगी, ये किस धारा के अंतर्गत आता है, तो 28 का के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति होगी और इस समिति का जो सचिव होता है वो कौन होता है, वो लेखपाल होता है। ठीक है, इस समिति का जो सचिव होता है वो लेखपाल होता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार ग्राम पंचायत की संपत्ति का प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं नियंत्रण का भार होगा, जिस पर ग्राम पंचायत की संपत्ति का प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं नियंत्रण का भार होगा, ये इसी की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वन वृक्षारोपण आदि देखना, ये भी ग्राम पंचायत के ही कार्य हैं। संचार साधन, घाट मेला, बाजार, तालाब, जमींदारी उन्मूलन, ये सब जो है ग्राम पंचायत के कार्य हैं और इसके अंतर्गत जो कानून वगैरह बना हुआ है, जमींदारी उत्तोलन से संबंधित जो कानून है, इन सारी चीज़ों का जो अधिकार है ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। अब हम देख लेते हैं धारा 29 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की समितियां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले चैप्टर में जब हमने समितियों को डिस्कस किया था तो वहाँ पर मुझे ये लाइन मेंशन करना चाहिए था, मैं भूल गया था। तो ग्राम समितियों का जो एक तरह से गठन है, निर्देशन है, वो धारा 29 में उल्लिखित है, इस चीज़ का आप याद रखेंगे। ठीक है, धारा 29 में, 29 कहेंगे, ठीक है, धारा 29 में ग्राम पंचायत की समितियों के गठन के बारे में निर्देश दिया गया है। तो लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत की समितियां राज्य सरकार के निर्देशों के आधार पर ग्राम पंचायत समितियां बनेंगी। इस समिति में 6 मेंबर और 1 अध्यक्ष होंगे। मेंबर में से 1 सीट SC ST और महिलाओं के लिए सुरक्षित होगा। ठीक है, ये समझ गए आप। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो आप लोग पुराना वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने 6 समितियों के बारे में, इसके बाद में जो भूमि प्रबंधन समिति है, आपका जो संयुक्त समिति है, उप समिति है, इन सब के बारे में डिस्कस किया है वहाँ पे। इसके बाद में धारा 30 में 2 या 2 से अधिक पंचायत मिलकर एक संयुक्त पंचायत बना सकती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पंचायत मिलकर एक संयुक्त पंचायत बना सकती है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और धारा 31 आपका गायब है। एक अधिकार मुझे और दिख रहा था, अलग अध्याय में था, ये लिखा हुआ है धारा 33 में, भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति। देखिए, ग्राम पंचायत को भूमि अधिग्रहण करने की भी शक्ति दी गई है। ग्राम पंचायत इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यदि किसी भूमि की आवश्यकता होती है, ग्राम पंचायत को यदि महसूस होता है कि कहीं भूमि अधिग्रहण करना चाहिए, उसको भूमि की आवश्यकता होती है जिसपे विकास कार्य से लेकर कोई महत्वपूर्ण जैसे कुछ भवन निर्माण वगैरह करना हो गया या कुछ भी ज़रूरत हो गई, अगर भूमि की ज़रूरत पड़ती है तो उसका अधिग्रहण करने की शक्ति इसके पास है। इसके लिए वो क्या करेगा, पहले जो निजी बातचीत है उसके द्वारा भूमि को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। मतलब जिसका स्वामित्व है उस भूमि पर, उससे डायरेक्ट बात करके उसको अधिग्रहण करने की बात करेगा। लेकिन कौन अपनी भूमि देना चाहेगा, तो अक्सर ये वार्ता विफल रहती है और विफल वार्ता के बाद में कलेक्टर को निर्धारित प्रपत्र में इस चीज़ को लेकर आवेदन करती है और कलेक्टर ऐसी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये भी अधिकार जो है ये ग्राम पंचायत को दिया गया है। इसके बाद में सार्वजनिक भूमि पर लगने वाले सभी बाजारों और मेलों को ग्राम पंचायत द्वारा प्रबंधित और विनियमित किया जाएगा और सभी बकाया जो है ये गांव निधि के खाते में डाल दिया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि प्रत्येक गांव की एक निधि होती है, फंड होता है। ठीक है, और ये जो कर है, जो सार्वजनिक भूमि पर लगने वाले कर है जैसे बाजार और मेलों पे, एक ग्राम पंचायत द्वारा विनियमित किया जाएगा और इसी फंड में जो गांव निधि है, ग्राम फंड है, उसमें उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ग्राम पंचायत को एक अधिकार है उधार लेने की शक्ति, लेकिन कोई उधार वगैरह लेता नहीं है। जैसे ग्राम पंचायत को अधिकार तो बहुत सारे दे दिए गए हैं, ये जो अधिकार आप देख रहे हैं ये सब बहुत पावरफुल अधिकार है अगर देखा जाए। ठीक है, मानते हैं कि इसमें जो हस्तक्षेप है डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो एक्सेस, ऊपर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा हर जगह पे, लेकिन ये अधिकार आप प्राधिकारी से बातचीत करके ये अधिकार आपको मिले हैं और इसको आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। जैसे उधार लेने का पावर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, नियत प्राधिकारी, देखिए लगा हुआ नियत प्राधिकारी, ऊपर से आपको प्राधिकारी का लेना पड़ेगा परमिशन, बात ये है। तो प्राधिकारी, नियत प्राधिकारी, और यही दोस्तों इसकी कमी भी है, जिसको हम लोग जो अगली चुनौतियां और समाधान होगा उसमें पढ़ने वाले हैं कि हर जगह पर राज्य सरकार और जो नियत प्राधिकारी है इनके ऊपर डिपेंडेंसी है ग्राम पंचायत की, यही इसकी कमी भी है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो का भी आप लोग वेट कीजिए, कल तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत बैंकों से उधार ले सकती है। ठीक है, ग्राम विकास के लिए बैंकों से उधार भी ले सकती है। इसके बाद में धारा 37 में लिखा हुआ है ग्राम पंचायत द्वारा करों और शुल्कों का अधिरोपण, जिसमें वही सारी चीज़ें हैं। अगेन धारा 37 में शुल्कों से संबंधित जो है, करों और शुल्कों से संबंधित अधिरोपण के बारे में बातचीत किया गया है। अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत का दायित्व क्या है। दायित्व का मतलब जिम्मेदारी। ठीक है, तो दायित्व के अंतर्गत यही सारी चीज़ें जो आपने यहाँ पे पढ़ा, वही सारी चीज़ें कुछ यहाँ पे भी आपको देखनी पड़ेंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति इसके दायित्व के अंतर्गत आता है। बंजर भूमि, चरागाह भूमि का विकास और उन प्रयोग की रोकथाम करना। बंजर भूमि का मतलब ये कि इसको अपने अंडर में रखना। ठीक है, ऐसा ना हो कोई निजी व्यक्ति जो है बंजर भूमि को यूज कर रहा है। चरागाह भूमि का विकास करना, जैसे गांव वगैरह में चरागाह भूमि जब डेवलप होगा तो जो मवेशी वगैरह होते हैं वो जाके वहाँ पे घास वगैरह चर सकते हैं। ठीक है, इनके प्रयोग की रोकथाम, जो चारागाह भूमि है और बंजर भूमि है इसको निजी प्रयोग के लिए इसकी रोकथाम, ये सारा दायित्व इनके ऊपर है। सार्वजनिक सड़क, प्रकाश तथा जल प्रबंधन। सार्वजनिक सड़क का मतलब आपके यहाँ जो सड़क है, प्रकाश है, जल प्रबंधन। ऐसा ना हो कि गांव में लाइट ही नहीं है, तो प्रॉपर प्रकाश होना चाहिए, चाहे वो सोलर पैनल से हो, चाहे वो विद्युतीकरण के माध्यम से हो। जल प्रबंधन होना चाहिए। ग्रामीण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होना चाहिए ठीक ठाक, वही कि अंतिम व्यक्ति तक ये पहुँचे। सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने का दायित्व। ठीक है, सार्वजनिक स्थान जैसे है, सड़क है आपके यहाँ, तो कोई जाके उस पर अपना कुछ निजी रख दे रहा है, जैसे कुछ सामान वगैरह, जैसे गांव में कहते हैं टंकी रख देना। ठीक है, सड़क के बगल में टंकी रख दोगे, ठीक है, अगर सड़क के बगल में रख रहे हो तो ठीक है, कुछ लोग तो बीच में ही रख देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाना, कहने का मतलब ये जो सरकारी ज़मीन है उस पर कोई घर ना बना ले, अपना कोई फार्म हाउस नहीं बोलेंगे, जो भी चीज़ें आप समझ सकते हो। ठीक है, झोपड़ी वगैरह रख लेना, गांव में सब बहुत चलता है, कब्जा जिसको बोलते हैं, तो ये चीज़ होता है, इसको हटाना। अतिक्रमण का मतलब कब्जा हटाना, इसका भी दायित्व ग्राम पंचायत के अंडर में ही है। इसके बाद में सामाजिक एवं कृषि वानिकी विकास करना और सार्वजनिक जल वितरण प्रबंधन, ये सारी चीज़ें जो है ग्राम पंचायत के दायित्व के अंतर्गत आता है। तो वीडियो को देखिए, मैं चाहता तो बहुत लंबा करता, एक एक चीज़ बढ़िया से, जैसे पशुपालन क्या है, डेयरी पालन क्या है, मुर्गी पालन, लेकिन हमको ये देखना है कि आपके एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछेगा, बस इतना ही सी बात है।
ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, यही सारी चीज़ें आपकी परीक्षा में प्रश्न बनकर आएगा, यहीं से प्रश्न बनेगा और इसको आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कभी कभी बीच में बताता भी रहता हूँ कि प्रश्न कैसे बनता है, पूछता कैसे है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखें। जैसे सेक्रेटरी राज्य सरकार द्वारा धारा 25(1) में निर्दिष्ट कर्मचारी होगा, तो जिसको सेक्रेटरी बोलेंगे, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि 25(1) के अंतर्गत सेक्रेटरी राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, अगले वीडियो का आप लोग वेट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो किसी ग्रुप में डाल देना, क्योंकि जो चैनल का प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये काफ़ी कम जा रहा है, व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप लोग के सपोर्ट की आवश्यकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।